वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 402 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 19 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। प्रोसेस कॉस्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो मेथड है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और प्राइमरीली तौर पे इसको यूज़ किया जाता है ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर कंटिन्यूस और यूनिट जो है इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं एक दूसरे से। यानी कि इसमें होता है क्या है कि ऑर्डर के ऊपर प्रोडक्ट नहीं बनती, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यूस प्रोडक्ट्स होती है और ऐसे यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल लें तो जैसे कि केमिकल और टेक्सटाइल के अंदर नॉर्मली तौर पर हम देखते हैं कि होता क्या है कि टेक्सटाइल में बहुत सारी जो है वो कपड़े बन रहे हैं तो एक जैसे बन रहे होते हैं, ऑर्डर के ऊपर नॉर्मली तौर पे नहीं बन रहे, तो वहाँ पर जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कहीं पर ऑर्डर के ऊपर माल तैयार हो रहा है तो वहाँ पर नहीं होगा प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल। और जॉब कॉस्टिंग होती है अगर, तो वहाँ पर क्या होता है कि ट्रैक की जाती है कॉस्ट इंडिविजुअल जॉब्स के लिए या फिर बैचेस के लिए, जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में एक्यूमुलेट की जाती है कॉस्ट जो है बाय डिपार्टमेंट या फिर प्रोसेसेस के साथ स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर। और ये जो मेथड है ये आइडियल होता है मास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, जहाँ पर आइडेंटिकल यूनिट्स होते हैं, एक जैसे यूनिट्स, यानी कि जो बनने वाले यूनिट्स हैं पीस है वो एक जैसे होते हैं, उनमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। और वो गुजरता है मल्टीपल स्टेजेस के ज़रिए प्रोडक्शन के। और जो की फीचर्स हैं उसको अगर हम देखें तो उसमें असाइन किया जाता है डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जो है प्रोसेस को, ना कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को। और कैलकुलेशन जो है वो की जाती है किसकी, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड किया जाता है टोटल प्रोसेस कॉस्ट को, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस से। और एग्जांपल ले तो जैसे एक पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रॉ मटेरियल होते हैं जैसे कि पिगमेंट्स हो गए और सॉल्वेंट, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट प्रोसेस में, फिर मिक्स किया जाता है सेकंड में और पैक किया जाता है थर्ड में। हर प्रोसेस के अंदर कॉस्ट आती है जो कि लाजमी तौर पर ट्रैक की जाएगी और एवरेज होगा, तमाम यूनिट्स के ऊपर उसका एवरेज लिया जाएगा। अब इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो उसमें ये कि सिंप्लिसिटी होती है कॉस्ट एलोकेशन के अंदर, और सूटेबल होता है ये स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन के लिए, यानी कि एक जैसी प्रोडक्शन चल रही है। और चैलेंजेस आते हैं हैंडलिंग करने में, लॉस, स्पॉइलेज और जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री वैल्यूशन होती है, यानी कि जो काम अभी चल रहा है। द प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम, अब इसके सिस्टम की बात करना है, स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम। एक प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है कॉस्ट एक्यूमुलेशन प्रोडक्शन स्टेज के जरिए और इंश्योर कर रहा होता है एक्यूरेट ट्रैकिंग जो एक्सपेंसेस की बहुत से मल्टीपल प्रोसेसेस में। और सिस्टम की शुरुआत होती है रॉ मटेरियल इनपुट्स के साथ, और साथ में फिर लेबर और ओवरहेड एलोकेशन होती है हर डिपार्टमेंट में, और कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है प्रोसेस अकाउंट में, जो कि समराइज करता है एक्सपेंडिचर मटेरियल्स के लिए, लेबर्स के लिए और ओवरहेड के लिए, एंड के ऊपर हर पीरियड के। और टोटल कॉस्ट जो होती है प्रोसेस से एक प्रोसेस के लिए उसको डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स जिनको प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि निकाल सकें ये पर यूनिट कॉस्ट डिटरमाइन कर सकें। और इक्विवेलेंट यूनिट्स की हम बात करें तो इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स जिनको फुली यूनिट्स के मुताबिक लिखा जाता है। अब अगर इक्विवेलेंट यूनिट की हम बात करें तो एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर 1000 कंप्लीट यूनिट हैं और 500 यूनिट्स ऐसे हैं जो 50% कंप्लीट है। अब वो 500 यूनिट्स जो 50% कंप्लीट हैं वो बन जाएंगे 250 यूनिट्स के, यानी कि उसका हाफ हो जाएंगे क्योंकि वो 50% कंप्लीट है। तो इसी वजह से ऐसे सिचुएशन के अंदर उस डिपार्टमेंट में 1000 तो कंप्लीट यूनिट है, लेकिन जो 500 यूनिट्स हाफ कंप्लीट हुए हैं वो 250 होंगे, तो टोटल बन जाएंगे कितने, 1000 प्लस 250, वो बन जाएंगे 1250 बन जाएंगे, ये इक्विवेलेंट यूनिट बन जाएंगे। और सिस्टम जो है इसमें हम देखें तो उसमें हमें नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस जो है इसके लिए भी अकाउंट्स होते हैं। नॉर्मल लॉस जो है वो एक्सपेक्टेड होता है और एब्जॉर्ब किया जाता है यूनिट कॉस्ट में, जबकि एबनॉर्मल लॉस को ट्रीट किया जाएगा सेपरेट एक्सपेंस के तौर पे, सेपरेटली इसको एक एक्सपेंस के तौर पे किया जाएगा। और इंडस्ट्रीज़ जो है जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग की और फार्मास्यूटिकल की रिलाई करती हैं इस सिस्टम के ऊपर ताकि मेंटेन करें कॉस्ट एक्यूरेसी जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन फ्लो के ऊपर। नाउ द हैंडलिंग लॉस एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स, लॉसेस जो होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में उसको कैटेगराइज किया जाता है एज नॉर्मल और एबनॉर्मल, जो कि आपको बताया गया था पीछे भी। नॉर्मल लॉसेस होते हैं इनहेरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस की वजह से, जैसे कि एवोपरेशन का हो जाना, जब केमिकल प्रोसेस होता है उसमें एवोपरेशन हो जाती है,
और ये जो है शामिल किया जाता है इनको रिमेनिंग यूनिट्स के अंदर। जबकि नॉर्मल जो लॉसेस आते हैं वो आते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से, जैसे कि मशीन का ख़राब हो जाना, वो रिकॉर्ड किया जाएगा सेपरेटली तौर पे ताकि अवॉइड किया जाएगा यूनिट कॉस्ट को की डिस्ट्रप्शन, या उसको यूनिट कॉस्ट में नहीं एब्जॉर्व किया जाएगा। और इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हैं वो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू करने के लिए। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कन्वर्ट किया जाता है पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स को एक इक्विवेलेंट नंबर जो है फुली कंप्लीटेड का। जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया था कि अगर 200 यूनिट्स 50% कंप्लीट हो रहे हैं तो वो 100 यूनिट्स के बराबर उनको कंसिडर किया जाएगा इक्विवेलेंट के मुताबिक। और जो मेथड है कैलकुलेट करने के लिए इक्विवेलेंट यूनिट, अगर हम उसमें देखें तो उसमें वेटेड एवरेज ऑफ अप्रोचेस भी आ जाती है। सो जो प्रॉपर हैंडलिंग होती है लॉसेस और इक्विवेलेंट यूनिट की इंश्योर करता है फेयर वैल्यूएशन इन्वेंट्री की और एक्यूरेट कॉस्ट रिपोर्टिंग, जो कि ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेज प्रोसेसेस के साथ। नाउ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, पर्पस एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है सीपीआर एक की डॉक्यूमेंट है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, जो कि समराइज़ करता है प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ और जो कॉस्ट होती है कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए। उसका प्राइमरी पर्पस ये कि प्रोवाइड करें डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है फ्लो ऑफ यूनिट्स के, और जो कॉस्ट एसोसिएटेड कॉस्ट है मुख्तलिफ प्रोसेस पे, और ऐड करते हुए इन्वेंट्री वैल्यूएशन और मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। और रिपोर्ट टिपिकली तौर पे इसमें शामिल है सेक्शन जो है वो फिजिकल फ्लो ऑफ यूनिट और इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेशन और कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट और कॉस्ट एलोकेशन जो है टू कंप्लीटेड एंड वर्क इन प्रोसेस यूनिट। सो जो कॉस्ट है लेबर मटेरियल के लिए लेबर और जो ओवरहेड के लिए वो फिर एलोकेट की जाती है, जो कि बेस करती है इक्विवेलेंट यूनिट्स के ऊपर। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि रिक्वायर करता है केयरफुल वैल्यूएशन इंश्योर करने के लिए एक्यूरेट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और जो सीपीआर है वो इन्हेंस करता है ट्रांसपेरेंसी, सपोर्ट करता है कॉस्ट कंट्रोल, सर्व करता है एज अ बेसिस जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। नाउ दी जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। अब जॉइंट प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स को समझते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स जो है वो दो या ज़्यादा प्रोडक्ट जो कि साइमल्टेनियसली तौर पे जनरेट होती है कॉमन प्रोसेस से, यानी कि एक ही प्रोसेस से दो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं या दो से ज़्यादा मिल रही हैं एक ही प्रोसेस से, और उनकी वैल्यू भी दोनों वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं। जैसे कि गैसोलाइन और डीजल जो है वो क्रूड ऑयल से हमें मिल रहा है जब उसकी रिफाइनरी हो रही है। और जबकि बाई प्रोडक्ट की हम बात करें तो बाई प्रोडक्ट जो वो सेकेंडरी आउटपुट होता है और लेसर वैल्यू का होता है, यानी कि ये भी एक ही प्रोसेस से हमें मिल रही है लेकिन ये एक कम वैल्यू वाली चीज़ मिल रही है। एक तो मेन प्रोडक्ट है लेकिन साथ जो हमें चाहिए, जो हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन एक कम वैल्यू वाली एक प्रोडक्ट अगर मिल रही है तो उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। जिसके मोलेसिस मिलते हैं शुगर प्रोडक्शन से। और जो वैल्यूशन होती है इन प्रोडक्ट्स की, ये एसेंशियल होती है एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए। और कॉमन मेथड अगर हम देखें तो उसमें शामिल है सेल्स वैल्यू है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, नेचुरलाइजेबल वैल्यू एनआरवी यानी कि, और फिजिकल यूनिट्स मेथड भी। सो जो सेल्स वैल्यू मेथड है वो एलोकेट करता है जॉइंट कॉस्ट, जो कि बेस करता है रिलेटिव सेल्स वैल्यू जो हर प्रोडक्ट की होती है स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर, और इंश्योर कर रहा होता है प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। एनआरवी जो है वो कंसिडर करता है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, और फिर माइनस किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा होता है ये ज़्यादा रिफाइंड एलोकेशन। फिजिकल यूनिट मेथड यूज़ करता है क्वांटिटी मेजर्स जैसे कि वेट या फिर वॉल्यूम, जो कि ना हो सकता है रिफ्लेक्ट करे इकोनॉमिक वैल्यू एक्यूरेटली। और बाई प्रोडक्ट के लिए वैल्यूशन में अक्सर शामिल होता है डिटेक्ट करना उनकी जो एस्टिमेटेड सेल्स होती है जॉइंट कॉस्ट से, और या फिर ट्रीट करना रेवेन्यू फॉर्म रेवेन्यू जो है वो बाई प्रोडक्ट से एज अदर इनकम। सो जो प्रॉपर वैल्यूशन होती है यकीनी बनाती है फेयर प्राइसिंग, और जो कंप्लाइंस होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, और जो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होती है इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर। नाउ द मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सो जो कंपैरिजन है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, ये जो है दो मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए। और मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ अगर हम देखें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में कंसिडर किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। और डिसीजन मेकिंग के लिए ट्रीट करना फिक्स कॉस्ट को एज अ पीरियड एक्सपेंसेस। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगर हम देखें दूसरी तरफ तो उसमें एलोकेट किया जाता है दोनों को, वेरिएबल और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
प्रोडक्ट को इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि फुल कॉस्ट कवरेज हो। जो चॉइस होती है इनके दरमियान वो इम्पेक्ट करती है प्रॉफिट रिपोर्टिंग और जो मैनेजरियल डिसीजन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन एनालिसिस जो है वो बन जाता है ईजियर और मदद कर रहा होता है ब्रेक इवन कैलकुलेशन में और शॉर्ट टर्म प्राइसिंग डिसीजन में। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कंप्लाई किया जाता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जैसे कि गैप और IFRS, क्योंकि ये इंक्लूड करता है तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है इन्वेंट्री वैल्यूशन में। और एक की डिफरेंस लाई करता है प्रॉफिट मेजरमेंट में जब प्रोडक्शन एक्सीड कर जाती है सेल्स को। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो शो करती है हायर प्रॉफिट जो है वो फिक्स कॉस्ट की वजह से जो कि डिफ़र होती है इन्वेंट्री के अंदर, जबकि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो रिपोर्ट करती है लोअर प्रॉफिट क्योंकि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो उसको एक्सपेंस किया जाता है इमीडिएटली तौर पर इस वजह से। नाउ द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। सो प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो एग्जामाइन करता है रिलेशनशिप जो है वो कॉस्ट सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट के दरमियान और प्रोवाइड करते हुए इंसाइट्स जो है डिसीजन मेकिंग के लिए। जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कैलकुलेट किया जाता है इसको कुछ इस तरीके से कि सेल्स रेवेन्यू में से माइनस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट जो कि कंट्रीब्यूट करता है कवर करने में फिक्स कॉस्ट और जनरेट करने में प्रॉफिट। और जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पर नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना तो प्रॉफिट में है फर्म ना लॉस में है। और सेल्स लेवल जो है जिसके ऊपर टोटल रेवेन्यू जो है वो इक्वल होता है टोटल कॉस्ट के और असेस करता है वो इम्पैक्ट जो है जो चेंजेस आती है प्राइस में कॉस्ट में फिर वॉल्यूम में प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। सो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ब्रेक इवन चार्ट्स की वो बढ़ाता है अंडरस्टैंडिंग शो करते हुए जो इंटरसेक्शन होता है टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू लाइन का। और लिमिटेशन जो होती है उसमें अगर हम देखें उसमें शामिल है एजम्पशंस जो लीनियर कॉस्ट बिहेवियर का और जो कांस्टेंट सेलिंग प्राइस है। सो नाउ द ब्रेक इवन एनालिसिस। अब इसको और समझते हैं ज़रा। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है वो डिटरमाइन करता है वो पॉइंट जहाँ पर बिजनेस ना तो प्रॉफिट अर्न करता है और ना ही लॉस, और एक क्रिटिकल टूल के तौर पे होता है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। और ये कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको कैलकुलेट कि ब्रेक इवन पॉइंट्स जो है वो बराबर होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो है $50,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है $100 और वेरिएबल कास्ट है $60 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन है $40। सो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो बराबर होगा 1250 यूनिट्स के। और ब्रेक इवन का चार्ट विजुअली तौर पे दिखाता है इस पॉइंट को जहाँ पर टोटल रेवेन्यू इंटरसेक्ट कर रहा होता है टोटल कॉस्ट को। और इससे आगे अगर हम देखें ब्रेक इवन पॉइंट को आइडेंटिफाई करने से जो एनालिसिस होता है वो हेल्प करता है एवेल्यूएट करने में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसके अलावा जो एक्सेस है एक्चुअल सेल्स का ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर और इंडिकेटिंग करते हुए रिस्क लेवल। सो जो स्ट्रेटजी की एप्लीकेशन है उसमें शामिल है प्राइसिंग डिसीजंस कॉस्ट कंट्रोल और असेस करना जो इम्पैक्ट है चेंजेस जो आती हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर या फिर सेल्स वॉल्यूम में। और जो लिमिटेशंस होती हैं उसमें शामिल है अजम्पशंस कॉस्ट कांस्टेंट कॉस्ट के और प्राइसेस के जो कि हो सकता है रिफ्लेक्ट ना करें रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।